लेकिन मैंने जो राजनीति सीखी वो भैरव सिंह जी सीखी। भैरव सिंह जी को मैंने बहुत बारीकी से नोट किया, करीब 20 साल तक। के बाद में मैंने भैरव सिंह जी पहुंच गया, फिर मैं तुरंत मंच से नीचे उतर के उस जहाँ दर्शक बैठे थे उनमें घुसा। तो सब लोग चौंक के देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। मैंने जाके मेरे पिताजी के पहुंच गया, माता जी के पहुंच गया और फिर वापस आके अपनी जगह बैठा। तो भैरव सिंह जी इस बात को नोट। दैनिक भास्कर में हेडलाइन दिल्ली से स्टोरी बनी थी, फ्रंट पेज पे हेडलाइन कि भाजपा के एक विधायक ने वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला आपने। फिर चादर भी छोटी करता जाए तू, अच्छा तो नौका दे दी, बाल दिए पतवारें दी, चट्टानी लहरों सा फिर टकराए तू। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मुझको अपना कहने से कतरा। मैं वसुंधरा का विरोधी हूँ या वसुंधरा जी मेरी विरोधी है या वो मुझे काट रही है, मार रही है, जो भी है। भैरव सिंह जी थे, वसुंधरा जी थी, बजला जी है। माना कुछ लोगों ने मुझको बहुत चढ़ा कर रखा है, मैं अपनी औकात न समझूं, ये कैसे हो सकता। अपनेपन से अपनी बातें कह दी अपने यारों में, यारों ने वो सारी बातें छपवा दी अखबारों में जी। और मुझे भरोसा मिल लूंगा तो सब कुछ पा लूंगा, लेकिन मुझे भरोसा मिल लूंगा तो सब कुछ पा लूंगा, लेकिन मेरा घुसना मुश्किल उनके भीड़ भरे दरबारों में। क्यों? ठाकर ऐसा ठाकर वैसा, उस भाषा में। अच्छा, मेरे को मंत्री बनाया चाहे नहीं बनाया, मुझे टिकट दिया चाहे नहीं दिया, पर मैंने कभी अपने किसी भी नेता के खिलाफ एक शब्द पब्लिकली नहीं बोला। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हों, पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए। यही विचार संघ की शाखाओं में सिखाया जाता है। आप अपने स्वत्व के साथ जुड़े रहिए, अपनी जड़ों को आप पहचानिए और फिर इस राष्ट्र के हित में जो कुछ आपसे बन पड़े वो करने का प्रयास करते रहिए। नेशन फर्स्ट की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है और साथ ही साथ बात होती है नेशन फर्स्ट के साथ वैल्यू मस्ट की। संघ के इस काम को इन 100 वर्षों में जिन लोगों ने बढ़ाया है, ऐसे लोग अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग कोनों में, गांव ढाणियों से चलकर महानगरों तक जो पहुंचे और काम किया, बहुत गरीबी में भी काम किया, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम किया। और यदि संघ ने कह दिया कि अब इस रास्ते नहीं जाना, किसी दूसरे रास्ते जाके किसी दूसरे संगठन में काम करना है, तो चाहे जहां काम करना हो, अपने संस्कारों के बलबूते और अपने उस जिजीविषा के बलबूते वो आगे बढ़े। इसी प्रकार की एक शख्सियत, इसी प्रकार के एक व्यक्तित्व आज हमारे साथ में है और उनका परिचय यदि हम करवाएं संघ पृष्ठभूमि से आकर, राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से काम किया जा सकता है अपने उस विचार के लिए, ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम होता है श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग। जोगेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जोगेश्वर जी इस समय राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक हैं, मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में, लेकिन मूल तो आखिर वही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो सबसे पहले जानना आपसे ये चाहेंगे कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पहला परिचय किस प्रकार हुआ, क्या आपकी उस समय आयु रही होगी, क्या घटना थी? संघ की विचारधारा का मेरे परिवार में प्रवेश तभी हो गया जब मैं 4 साल का था। 1959 में मेरे पिताजी स्वर्गीय फूसाराम जी ने भारतीय जनसंघ की सदस्यता ग्रहण की। भैरव सिंह जी का जमाना था और स्वर्गीय रघुनंदन व्यास हमारे वहाँ बड़े नेता होते थे, उनकी मित्रता थी, उन्होंने ज्वाइन करवाया। तो उस वक्त मैं बहुत छोटा था। बाद में 1962 में मेरे पिताजी को भारतीय जनसंघ ने जालौर विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़वाया जी। तब तक मेरी समझ काफ़ी हो चुकी थी और खुद को समझ में आने लगा था और वो दृश्य अब भी मेरी आंखों के सामने है। तो संघ और उसकी विचारधारा इस रूप में मेरे घर में प्रवेश करके आई। जी। मेरा संपर्क आया 1968 में। मेरे गांव के बाहर एक बड़ के नीचे मेरे पिताजी 5 साल तक तपस्या के लिए रहे। अच्छा। और साधु वेश में और शास्त्रों का अध्ययन किया उन्होंने, तपस्या की, जो भी साधना की, क्या क्या उनकी वो जाने। लेकिन उस दौरान हम भी परिवार के साथ आखिरी 3 साल उनके साथ वहाँ रहे। तो वहाँ उस के
बाहर हमारी झोंपड़ी जहाँ थी उसके बाहर एक खुला मैदान था। जी। अगस्त का महीना शायद रहा, जुलाई या अगस्त का कोई महीना रहा होगा। अच्छा खुशनुमा माहौल था, बारिश हो चुकी थी, रविवार का दिन था। तो आहोर शाखा के स्वयंसेवक जी। वन विहार कार्यक्रम के लिए वहां आए और उन्होंने मैदान वही चुना, मेरे घर के बाहर वाला। तो हम दोनों भाई ने, मेरा भाई उस समय मेरे से 2 साल छोटा, हम दोनों भाइयों ने देखा तो हमारे चिर परिचित कई सारे चेहरे उसमें दिख गए। कुछ मेरी क्लास में थे, कुछ उनकी क्लास में थे। तो उनको देख के हम भी बाहर आए। बाहर है तो उन्होंने कहा आओ शाखा में आओ। हमको उस पंक्ति में खड़ा कर दिया, ध्वज प्रणाम करवा दिया। वो था मेरा संघ प्रवेश 1968। मैं लगभग 13 साल का रहा होऊंगा, मेरा भाई 11 के आसपास रहा होगा जी। और उस समय हमारा संघ प्रवेश हुआ दोनों भाइयों का। बद्रीनाथ गर्ग मेरे भाई का नाम था। जी। जी। राजस्थान में जयपुर प्रांत में जो जयपुर है प्रांत वो में प्रांतीय टीम प्रचार में रहे। प्रमुख भी रहे हुए प्रचार प्रांत प्रमुख में, रहे। मेरा मिलना जुलना हुआ कई बार उनसे। खैर, तो कुल मिला के ये समझा जा सकता है कि आपका जो है संघ से परिचय वो बाद में आया, जनसंघ घर में पहले प्रवेश कर चुका था। हाँ। तो जनसंघ पहले पहुंच चुका था और उसके बाद में संघ की शाखा से, जिस तरीके से आपने बताया, एक जिज्ञासा मेरे मन में स्वतः ही ये आ गई, जिस तरीके से आपने आपके पिताजी के बारे में बताया कि 5 वर्ष के लिए कोई साधना वो करने लगे थे, जबकि उसके पहले एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति में प्रवेश उनका हो चुका था। उसके बारे में क्या कुछ स्मृतियां हैं अभी? किस प्रकार की साधना थी, क्या काम था, क्या बात थी? वैसे शुरू से ही वो साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बचपन से ही। रामायण महाभारत गीता पढ़ना, नियमित पढ़ना। गीता का पाठ तो नियमित करते थे, नहा धो के गीता का पाठ किए बिना भोजन नहीं करते थे वो। और कई बार यदि प्रवास में है और उचित स्थान अवसर नहीं मिला तो पूरा पूरा दिन उनको भूखा रहते मैंने कई बार देखा। तो ये उनका नित्य नियम था। अच्छा। और गीता के अलावा भी ब्रह्मसूत्र, इस वेदांत के क्षेत्र में ब्रह्मसूत्र सबसे कठिन ग्रंथ माना जाता है। वो हमारे घर में अब भी पढ़ा है और मेरे पिताजी उसका अध्ययन करते थे। और अन्य भी ये सारे उपनिषद जो ज्यादा प्रचलन में है, सारे उपनिषद हमारे घर में होते थे। साधु संतों के साहित्य, उनकी जीवनियाँ, उनके साहित्य, उनके कविताएं, भजन, वो सब हमारे घर में होते थे। आप कल्पना करिए कि उस जमाने में जालोर यहाँ से 415 किलोमीटर है जी, जयपुर से 400 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को उस जमाने में दादू दयाल के बारे में पता था, सुंदरदास जी के बारे में पता था। बड़ी बात है। तो ये बड़ी बात थी, वास्तव में बड़ी बात थी। उस समय दादू दयाल जी और सुंदरदास जी इतना प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उनके पास उस समय भी उनकी पुस्तकें थी और सारी जानकारी थी। तो ये सारा मेरा आंखों से देखा हुआ है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि समृद्ध परंपरा आपको मिली है। उसके कारण से वो संघ से भी जुड़े और फिर चुनाव लड़ लिया जी। चुनाव लड़ने से पहले आर्थिक रूप से हम ठीक ठाक थे, बहुत पैसे वाले नहीं तो गरीब भी नहीं थे जी। लेकिन चुनाव में उस जमाने में चंदा तो मिलता नहीं था। तो चुनाव में जो खर्चा हुआ सब कुछ बिक गया हमारा। मेरी माँ के गहने तक बिक गए जो मेरे पिताजी के जीते जी दोबारा नहीं बन पाए। अच्छा। हाँ, तो वो सारा हमने झटका झेला, तो वो बड़ा झटका था हमारे लिए। और घर घर की उधारी हो गई, लोग मांगने आते थे पैसे। और उस सारे में से कैसे निकलना, वो सारी चिंता में पिताजी लगे रहते थे। तो हारे को हरि नाम है। तो उन्होंने अपने काम के साथ साथ में ईश्वर भक्ति का भी रास्ता पकड़ा और साधना करी जी। अब क्या क्या साधना की उनकी वो जाने, मुझे बताया नहीं कभी। ये दर्शकों के लिए एक खास बात हो सकती है कि आज के इस दौर की राजनीति आप देखिए, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसका आर्थिक स्तर कैसा होता है और चुनाव लड़ने के बाद में किस प्रकार की परिस्थिति होती है। लेकिन जैसा जोगेश्वर जी बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने के बाद में आर्थिक संकट में आ गए, उसके पहले तक स्थितियां ठीक ठाक थी। वास्तव में जो शुचिता की बात होती है, जो ईमानदारी की राजनीति की बात होती है, जो मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति की बात होती है, वो भी आज के इस दौर में जो हमारे दर्शक हैं, मैं चाहूंगा कि उन तक ये विषय पहुंचे और वे अपने स्तर पर भी पता करें। राजस्थान में ऐसे बहुत से कहानी किस्से मिलेंगे कि लोग अपनी बात के धनी थे, ईमानदारी के धनी थे। खैर, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा जानना आपसे कि सामान्य रूप से जैसे जनसंघ से चुनाव लड़ा आपके पिताजी ने, उसके बाद में आपका परिचय आया। 10 वर्ष उनका संघर्ष का रहा। हाँ। और तब तक मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 10वीं 11वीं तक की पढ़ाई कर ली और संघ के संपर्क में था ही मैं जी। मेरा प्राथमिक शिक्षा वर्ग हो चुका था 70 में। हाँ। और 71 में और 72 में मेरा प्रथम वर्ष हुआ जी। और प्रथम वर्ष के दौरान ही मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे प्रचारक जाना चाहिए।
अच्छा। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ये मैंने बताया है। हम्म। और मेरे ऊपर ये दायित्व था, सबसे बड़ा था मैं घर में, भाई बहनों में। तो मेरे पर दायित्व था कि मैं तुरंत 11वीं पास करते ही तुरंत कहीं काम धंधे में लगूं और पिताजी का हाथ बटाऊं। जी। और उस समय मेरे प्रचारक ने मुझे कहा कि आपको प्रचारक जाना चाहिए, और मैं 17.5 साल की उम्र में घर छोड़ गया। 17.5 वर्ष की आयु में प्रचारक निकल गए। प्रचारक निकल वो गया। कौन प्रचारक थे, उनका नाम ध्यान है आज जिन्होंने प्रेरित किया? विजय कृष्ण नाहर उसमें हमारे विभाग प्रचारक थे। अच्छा। तो प्रचारक बनने की प्रेरणा उनसे मिली। विजय कृष्ण जी से और मिली। बाद में स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह शेखावत हाँ। हमारे विभाग प्रचारक रहे, और स्वर्गीय किशन भैया जी हमारे प्रांत प्रचारक थे। पहले विभाग प्रचारक फिर प्रांत प्रचारक जी। तो उन दोनों का बहुत सानिध्य मुझे रहा। फिर स्वर्गीय नरमोहन जी का सानिध्य बहुत रहा। तो मेरे जीवन पे जो ब्रह्मदेव जी प्रांत प्रचारक थे जब मैं तहसील प्रचारक था, तो उनका भी असर रहा। मानुसोहन सिंह जी, तो ये 5-7 लोग हैं वरिष्ठ प्रचारक जिनका मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक मुझे मोटिवेट किया और तराशा, जिसे मोटिवेट कहने से ज्यादा बेटर शब्द है, गढ़ने का काम जिन्होंने मेरे को जो किया। गढ़ा, मेरे को तराशा, जी। वो थे स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह शेखावत। बहुत बारीकी से तराशा उन्होंने, एक एक चीज को ध्यान से देखते थे और समय समय पर टोकते थे, समझाते थे, रास्ता बताते। कितने वर्ष प्रचारक जीवन रहा आपका? बस मैं 73 में निकला था जी। फरवरी में। फिर 73 में मैंने द्वितीय वर्ष किया, 74 में तृतीय वर्ष किया। सोजत तहसील मेरे पास थी जी। और 75 में इमरजेंसी लग गई। हाँ। तो इमरजेंसी के दौरान मैं मीशा का वारंट था मेरे नाम, तो अंडरग्राउंड था मैं। और अंडरग्राउंड रहते हुए पहले सोजत में काम किया, फिर मुझे सिरोही तो कुछ समय के लिए भेजा, कुछ महीने सिरोही में रहा। यूँ करते करते फिर मुझे आदेश हुआ 14 नवंबर को पहला सत्याग्रह जब प्रारंभ हुआ जी, 14 नवंबर 1975। तो उस पहले जत्थे में मुझे जाना चाहिए, ये आदेश हुआ कि तुम पहले अंदर जाओ, पीछे से हम और भेजेंगे तो उनको संभालना अंदर। अच्छा। माने लक्ष्मण सिंह जी का आदेश था। तो जेल जाना हुआ इमरजेंसी में। तो 75 में 14 नवंबर 75 को मैंने पहला सत्याग्रह किया। मेरे साथ एक और थे सोजत के कार्यकर्ता कमल सिंह, हम दोनों जेल में गए। अगले हफ्ते दूसरा बैच आना था, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाया। तो 2 हफ्ते निकल गए, फिर आदेश हुआ कि चलो जमात करवा लो। तो 25 दिन बाद हम दोनों जमात करा के बाहर आ गए। और उसके कुछ दिन बाद 30 दिसंबर को मुझे दोबारा सत्याग्रह करने का आदेश हुआ। वो मैंने पाली से किया। उसमें उसमें वो माणकचंद महात्मा मेरे साथ थे। हम दोनों ने मिलकर पाली में सत्याग्रह किया। उसमें हमको DIR मिला। सोजत में 107 151 में गिरफ्तारी हुई थी जी। पाली में DIR में गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद फिर लंबे समय जेल में रहने का वो रहा। पाली जेल में भी रहे कुछ महीने। फिर उसमें मैंने 11वीं की परीक्षा वहां से दी थी। अच्छा। तो उसके लिए हमको फॉर्म भरवा दिया था। मैंने लक्ष्मण सिंह ने पता नहीं क्या सोच के इमरजेंसी लगने से पहले मेरे से फॉर्म भरवा दिया था। तो उस समय वो परीक्षा आ गई, तो हमको अजमेर जेल में भेजा। 1 महीना अजमेर जेल में रह के हमने परीक्षा दी। अच्छा। मेरी परीक्षा की उस कॉपी पे प्रिंटेड वो मोहर लगी आती थी। हाँ। परीक्षा केंद्र आदर्श कारागार अजमेर। कारागार से जेल से परीक्षा दी पास की जी। फिर वहां से हम वापस पाली आए। पाली से फिर हमको जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर लिया। वहाँ मान्य भैया जी और बहुत सारे लोग थे अंदर जी। लगभग कितने समय रहना हुआ होगा जेल में? कुल मिला के मतलब समझ लीजिए कि 14 नवंबर से लेके और सितंबर 76 तक। सितंबर 76 तक रहना हुआ। और प्रचारक जीवन लगभग कब तक रहा? प्रचारक ही था, तब तक प्रचारक था मैं। अच्छा। फिर जेल से छूटने के बाद संघ में प्रतिबंध था। हाँ। प्रचारक व्यवस्था तो कुछ थी नहीं, न रहने की व्यवस्था थी, न खाने की व्यवस्था थी, कुछ नहीं था। तो मुझे आदेश हुआ कि मैं घर जाऊं और घर जाके अपना काम काज संभालने की कोशिश करूं। मेरे गांव गया, पिताजी के साथ रहा 2-3 महीने, कोशिश की कुछ काम धंधा मिल जाए। अब चूंकि जेल से छूट के आया था, हाँ। तो कोई काम देने को तैयार नहीं। बड़ा मुश्किल रहा होगा। न कोई दुकान पे नौकर रखने को तैयार, न कोई अपने ऑफिस में नौकर रखने को तैयार, न कोई मजदूरी देने को तैयार। तो फिर इन परिस्थितियों में जो है तक कि बैंक वाले लोन देने को तैयार नहीं। उस परिस्थिति में फिर निर्णय किया कि राजस्थान छोड़ना चाहिए। अच्छा। तो मैं पहले गुजरात गया, अहमदाबाद गया, 1.5-2 महीना वहां प्रयास किया कुछ काम मिल जाए। वहां मेरा संपर्क आया मेरे पूर्व जिला प्रचारक, अच्छा, प्रताप सिंह जी चौहान, जो जालोर के जिला प्रचारक रहे जब मैं सुनसेक बना था। अच्छा। तो उनसे संपर्क आया, वो भी इसी परिस्थिति में थे। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप शोलापुर आ जाओ। शोलापुर में आहोर के हमारे संघ के कार्यकर्ता
सूरज जी, सूरज जैन और उनके बड़े भाई शांतिलाल जैन, उन जी। दोनों ने एक हुबली में उनकी दुकान थी, सोलापुर में नई नई दुकान करी, ये पेपर की, कागज की। तो उस दुकान पे काम करने के लिए मेरे को बुला लिया उन्होंने। प्रताप सिंह जी पहले से ही वहाँ थे, मेरे को और बुला लिया। हम दोनों ने मिलकर दुकान पे काम करना शुरू किया। पर वहाँ भी वही हाल था, दुकान दिन भर दुकान, सुबह शाम शाखा। अच्छा। संघ का काम हम दोनों ये करते थे। तो 5-1 महीना सोलापुर रहना हुआ। फिर वापसी हो गई वापस राजस्थान। फिर 5 महीने वहां रहने के बाद लगा कि वो दुकान भी इतनी नहीं जम रही है कि हम 2 का खर्चा उठा सके। तो फिर प्रताप सिंह जी ने मुझे आबू रोड शिफ्ट किया। अच्छा। आबू रोड में एक लेथ मशीन लगाई, लेथ मशीन जी, वो जो लोहे का काम करते हैं जो, हाँ हाँ। वो लेथ मशीन लगाई, उसको संभालने का काम दिया। उनके बड़े भाई कारीगर थे, वो कारीगरी का काम वो करते थे। उनको हेल्पर के रूप में मेरे को वहाँ रखा, लगभग साल भर वहाँ रहा मैं। तो उसमें भी वो दिन भर वो लेथ मशीन और शाम को शाखा। तो वो भी एक तरह से प्रचारक जैसा ही जीवन निकला वो भी जी। तो समझ लीजिए 78 तक मैं वहाँ था, 78 शुरुआत तक। अच्छा। फिर वहाँ से मैं निकला तो तब तक मेरा समानांतर पढ़ाई भी चल रही थी। बीए प्रथम वर्ष मैंने उसमें पास किया 78 में, और उसके बाद मेरी शादी की तैयारी हो गई। तो जुलाई 78 में मेरी शादी हुई, और फिर मैं गया वहाँ से। मेरे एक दोस्त मुझे ले गया शादी से पहले। फालना में एक दोस्त था मेरा जो मेरे कक्षा में साथ पढ़ा हुआ 5वीं तक। उन्होंने एक दुकान करी थी, वो बच्चों का जो झूला होता है, हाँ, फोल्डिंग वाला जी, वो बेबी क्रेडल बेचने के लिए उन्होंने पूरे देश का जिम्मा लिया। अच्छा। तो एज सेल्स मैन मुझे उन्होंने रखा। बहुत सारे काम किए। तो उसमें रहते हुए 300 रुपये महीना में मैंने लगभग 9 महीने 10 महीने वहाँ काम किया जी। उसका फायदा मुझे हुआ, ये पंजाब से लेके थे कन्याकुमारी तक, ये आधे से ज्यादा भारत में देखने को मिला। काम के साथ साथ में भारत के खर्चे से भारत दर्शन हो गया, कंपनी के खर्चे से भारत दर्शन हो गया जी। फिर उस दौरान 2-1 महीने कोयम्बटूर में रहने का भी काम पड़ा। फिर कुछ बात पे कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर मैं गया बाड़मेर। तब तक मेरे छोटे भाई की नौकरी लग गई थी बाड़मेर में, SBBJ में कैशियर की। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वहां बुला लिया, बाड़मेर के आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षक की नौकरी की। अच्छा, फिर एकदम लाइन बदल गई, बिल्कुल व्यापार से आप आगे शिक्षा में। फिर बाड़मेर में 4-5 महीने काम करते करते अचानक आदेश हुआ कि चौटन के प्रिंसिपल जो थे वो नौकरी छोड़कर चले गए, और चौटन स्कूल नई नई लगी है और वो संभालना मुश्किल हो रहा, तुरंत जाओ। अच्छा। तो मुझे बाड़मेर छुड़ा के वहां भेज दिया, चौटन पहुंच गए। 5-6 महीने वहां काम करके उस स्कूल थोड़ा जमाया। दिवाली पे मैं घर आया, फिर कुछ शारीरिक कुछ ऐसी समस्या पैदा हो गई कि 3-4 महीने में जा नहीं पाया। तो फिर वो भी वहाँ छूट गई। उसके बाद फिर मैंने कंपटीशन के एग्जाम दिए। अच्छा। LIC, बैंक, ये दोनों एग्जाम दिए। LIC में मेरा सिलेक्शन हो गया, उसमें ज्वाइन कर लिया। उसके कुछ महीने बाद SBBJ में कैशियर के में सिलेक्शन हुआ, फिर वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। LIC में रहते हुए मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, और वहाँ से फिर मैंने मारवाड़ ग्रामीण बैंक के मैनेजर के वो कंपटीशन फाइट किया। अच्छा। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। LIC छोड़ के मारवाड़ ग्रामीण बैंक में मैनेजर के रूप में 6.5 साल नौकरी की, लगभग 3.5 साल LIC, 6.5 साल बैंक। वो करते हुए संघ का काम लगातार कर रहा था। तो नगर कार्यवाह, तहसील कार्यवाह, जिला कार्यवाह, वो सब चल रहा था मेरा। यहाँ दर्शकों को ये बात बताना बहुत जरूरी है कि आज के इस दौर में यदि आप नए राजनेताओं को देखते हैं, नए ऐसे युवाओं को देखते हैं, लोगों को देखते हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, यदि आप उनसे बात करेंगे कि आप काम क्या करते हैं, आपका परिवार कैसे चलता है, अर्थोपार्जन के लिए क्या करते हैं, तो सुनने को मिलेगा कि राजनीति ही करते हैं। लेकिन जोगेश्वर जी ने जिस तरीके से बताया, कितने काम किए अपना घर परिवार चलाने के लिए, क्योंकि राजनीति आपके अर्थोपार्जन का माध्यम नहीं हो सकती है, राजनीति सेवा का माध्यम है, सेवा उसके माध्यम से हो सकती है राजनीति के माध्यम से, लेकिन आपको घर परिवार चलाने के लिए, और स्वयं जोगेश्वर जी के मुंह से हम सुन रहे हैं कितने संघर्ष किए, कहां कहां जाकर क्या क्या काम किया। ये तो बात रही एक प्रकार से घर परिवार चलाने के लिए जो अर्थ की व्यवस्था करनी होती है। अभी आप कह रहे थे कि जो इमरजेंसी के दौरान आपका जेल जाना हुआ,
पाली की बात आई, सोजत की बात आई, जहां तक मुझे याद है इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन जी राठौड़, ये भी शायद उसी कालखंड में मदन जी संघ के राठौड़, कार्यकर्ता थे। हाँ, उसी समय जब मैं सोजत तहसील प्रचारक था, तब मदन राठौड़ जी अपने पाली शहर के प्रचारक थे जी। और वो पढ़ाई भी कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे हाँ। और पाली शहर में संघ का काम कर रहे थे। सोजत के मूल निवासी थे जहाँ मैं प्रचारक था, हाँ। तो हमारी मित्रता बन गई उसमें। और जब मैं जेल में था तो मदन राठौड़ बाहर थे। अच्छा। और वो बाहर से हमको मदद कर रहे थे, अंडरग्राउंड थे वो, लेकिन मदद कर रहे थे। कभी कोई सामान पहुंचाना है, किसी को कपड़े पहुंचाने हैं, किसी को दवाई पहुंचानी है, किसी को किताबें हमको पढ़ने के लिए भेजते थे वो जी। अखबार भेजते थे कोई खाने पीने की चीजें भेजते थे, वो सारा चलता रहता है। तो जैसे ये मदन जी राठौड़ और आप लोग संघ में साथ साथ रहे, प्रचारक भी रहे, ऐसे कुछ नाम और भी ध्यान में आते हैं जो संघ के काम के दौरान भी जिनके साथ में आपने काम किया हो और फिर बाद में जाके राजनीतिक क्षेत्र में भी एक साथी के रूप में वो रहे? कोई और नाम ध्यान में आते हैं मदन जी के अलावा भी? देखिए, राजनीति में मेरे साथ संघ में काम करते हुए राजनीति में आकर सक्सेस हुए हो, ऐसे बहुत ज्यादा नाम नहीं है। चलिए कोई नहीं, बाद में ध्यान आएंगे तो फिर और चर्चा करेंगे। लेकिन एक मेरे मन में जो है वो एक जिज्ञासा इस प्रकार की भी है कि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि किसी परिवार में यदि राजनीतिक माहौल है। ओम जी माथुर एक बड़ा नाम है। ओम जी माथुर भी आपके साथ में आपने मतलब जेल में थे उसमें। अच्छा। बाद में वो पाली जिला प्रचारक भी रहे। हाँ। फिर भारतीय संघ में भी साथ में रहे और राजनीति में भी साथ में रहे। ओम जी माथुर भी रहे और मदन जी राठौड़ रहे। तो मैं सवाल ये पूछ रहा था कि सामान्यतः जिन परिवारों में, और वो हमारे अमृतलाल जी परमार जो पाली जिला कार्यवाह थे, जब मैं पाली जिले में तहसील प्रचारक था, वो जिला कार्यवाह थे। बाद में वो भी विधायक बने पाली से एक बार के। अच्छा। मैं जानना ये चाह रहा था कि जिन परिवारों में पहले राजनीति पहुंच जाती है, बाद में संघ पहुंचता है, ऐसे परिवारों में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति फिर संघ में ज्यादा काम करता हो। आपके परिवार में ऐसी क्या बात रही? नहीं तो जब पिताजी चुनाव लड़ चुके थे, इतने संघर्ष करने के बजाय आप सीधे सीधे राजनीति में सीधे आ सकते थे, बजाय आप मैं संघ में मेरे पिताजी के माध्यम से नहीं गया। आजकल राजनेता अपने बच्चों को संघ में भेजते हैं जी, मैं भेजा नहीं गया। मैं मेरे मित्रों के माध्यम से गया, स्वाभाविक रूप से गया। और मेरे पिताजी को तो मैं संघ में जा रहा हूँ, शाखा नियमित हो गया हूँ मैं। हाँ। ये जानकारी मेरे पिताजी को लगभग 2 साल बाद लगी। अच्छा। एक दिन अचानक, मतलब मैं जा रहा था शाखा, हाथ में वो दंड था। हाँ। और पिताजी आ रहे थे, उन्होंने देख लिया। तो उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। शाम को मुझे बोला कि पूछा क्या, कहाँ जा रहा था? उनका शाखा में। बोला अच्छा, शाखा में जाता है? तो कहा कब से जा रहा था? उन्होंने बताया 2 साल से जा रहा हूँ। अच्छी बात है। तब उनको पहली बार पता लगा। बाद में जब संघ में मैं और मेरा भाई भी, मेरे भाई ने भी सारा कुछ किया, प्रांत स्तर तक जिम्मेदारियां रही उसके पास। दुर्भाग्य से वो भी संसार में नहीं है। और मेरे भी जिला कार्यवाह तक की माननीय प्रकाश जी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रांत संगठन मंत्री रहे जी, आजकल फिर अखिल भारतीय संगठन मंत्री है लघु उद्योग भारती, वो जिला प्रचारक थे, तब मैं जिला कार्यवाह था। अच्छा। तो उस समय तक मेरे पिताजी ने कई बार मुझे इशारा किया कि तुम एमएलए नहीं बन सकते। और मैं उनको कहता नहीं। बोले क्यों? कि मेरी रुचि नहीं है, मुझे राजनीति में नहीं जाना, मुझे संघ का काम करना है और अपनी नौकरी का धंधा करना है, घर चलाना है, मुझे और कुछ नहीं करना। तो पिताजी ने जब पूछा कि राजनीति में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, आपने मना कर दिया, आपका मन जो है वो संघ की गतिविधियों में, संघ के काम में लगा हुआ था, फिर वो क्या परिस्थिति बनी कि सीधे संघ से जो है वो फिर आप राजनीति में आ गए? पिताजी इसलिए बार बार पूछते थे कि 62 में वो चुनाव लड़े थे और हार गए थे, तो एक कसक उनके मन में थी, तो किसी तरह से उसका बदला लिया जाए। हाँ। ये सामान्यतः हर एक पिता के मन में होती है कि जो मैं नहीं कर पाया वो। लेकिन मैं चूंकि राजनीति में रुचि नहीं रखता था, तो मैं कभी कहीं चर्चा नहीं करता था। 1985 में ऐसा हुआ कि 84 में बूटा सिंह हमारे वहां के चुनाव लड़े जी, और बम्पर वोटों से जीत गए। 85 में उसके तुरंत बाद जो चुनाव हुआ 4 महीने बाद, उसमें जालोर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनसंघ का टिकट, भारतीय जनता पार्टी का टिकट जिस सज्जन को दिया गया वो विड्रॉ करके चले गए। अच्छा, जिनको टिकट मिला वो उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया। 84 की बात है? 85 की, ठीक है। तो ये समझो कि वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं था, फिर हमको एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देना पड़ा जी। तो वो जो परिस्थिति बनी,
5 साल बाद 90 में जब दोबारा चुनाव नजदीक आने को हुए, फिर चर्चा शुरू हुई। एससी की सीट थी हमारी, उसमें एससी में हमारे पास कार्यकर्ता होते नहीं थे ज्यादा, तो उसमें चर्चा शुरू हुई कि भाई अब किसको लाएंगे, पिछली बार जिसको ढूंढ के लाए वो तो छोड़ के चला गया, बीच में छोड़कर चले गए, तो नाक कटवा दी पार्टी की। तो किसको लाएं, तो ढूंढते ढूंढते माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत और स्वर्गीय नरमोहन जी, दोनों की नजर मेरे पे पड़ी। उन्होंने और प्रकाश जी गुप्ता, तीनों ने मिलकर प्लान किया, और फिर मुझे एक बार नरमोहन जी ने बुला के पूछा कि यदि ऐसा हो तो कुछ नौकरी छोड़ सकते हो क्या। मैंने कहा मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, लेकिन यदि संगठन का आदेश है और संगठन को मेरी आवश्यकता है, मैं जो आप आदेश देंगे मैं मानूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने मानसिक रूप से तैयारी रखें और नौकरी में भी कैसे अपना कामकाज समेटना है वो तैयारी रखिए। 8-9 महीने पहले मुझे इशारा हो गया था, तो चुपचाप मैंने उस ढंग से काम करना शुरू किया। राजनीति में आया और जालोर से चुनाव लड़ूंगा तो कौन कौन कार्यकर्ता मेरे काम आएंगे, उनसे संपर्क बढ़ाना शुरू किया। वो सारा प्रयास मैंने चुपचाप शुरू कर दिया था। फिर जनवरी 90 में मुझे फाइनल आदेश हुआ, नौकरी छोड़ो। तो नौकरी छोड़ के आया, चुनाव लड़ा सौभाग्य से, और उसमें मैं तो कुछ नहीं जानता था, संघ ने चुनाव लड़ा था सारा जी। सौभाग्य से मैं चुनाव जीत गया। फिर लक्ष्मण सिंह जी ने भैरव सिंह जी को कह के मुझे मंत्री बनवा दिया। पहली बार चुनाव जीते और पहली बार में मंत्री बन गए। उस समय पिताजी जीवित थे? हाँ, पिताजी जीवित थे। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी, याद है आपको? अभी फरवरी में विधायक बना जी, और 30 मई को मेरा शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण में पिताजी माताजी दोनों को मैं लेके गया था, और उनके आंखों के सामने मैंने शपथ ग्रहण की। और शपथ ग्रहण के बाद में मैंने भैरव सिंह जी की पहुंच हुई, और फिर मैं तुरंत मंच से नीचे उतर के उस जहाँ दर्शक बैठे थे उनमें घुसा। तो सब लोग चौंक के देखने लगे कहाँ जा रहा है। तो मैंने जाके मेरे पिताजी के पहुंच हुए, माताजी के पहुंच हुए, और फिर वापस आके अपनी जगह बैठा जी। तो भैरव सिंह ने उस बात को नोट किया। तब तक पिताजी थे, अस्वस्थ चल रहे थे लेकिन थे। उसके 3 महीने बाद, ठीक 3 महीने बाद 30 और 31 अगस्त के बीच की रात में उन्होंने प्राण त्याग किया। तो कुल मिला के ये संतोष तो रहा कि उनके मन में जो बात थी उसकी पूर्ति मुझे लगता है वो ये दिन देखने के लिए जिंदा रहे अब तब तक। निश्चित रूप से इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि यदि आपके पिताजी का कोई स्वप्न हो और वो उनकी आंखों के सामने आपके माध्यम से यदि पूरा हो जाता है तो एक मन को संतुष्टि वाला भाव तो होता ही है। तो ये तो बात हुई आपके पहले चुनाव की, लेकिन मैं चाहूंगा कि जानकारी ये भी आए कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपने काम किया और फिर भाजपा में, इसके बीच में भी क्या किसी अन्य संगठन का कुछ अनुभव रहा कहीं? कोई जैसे विद्या मंदिरों में LIC और विद्या मंदिर में काम करते हुए थोड़े समय के लिए वो विद्या भारती से जुड़ा रहा, लेकिन जब LIC में नौकरी करी जी तब भी, और बाद में जब बैंक में नौकरी करी तब भी भारतीय मजदूर संघ से लगातार मेरा संपर्क था। छोटा मोटा दायित्व भी रहा होगा, और भारतीय मजदूर संघ के सारी गतिविधियों में उसमें भाग लिया था। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। उसमें रहते हुए बाकी सारे संगठनों को, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ और विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो भी हमारे संगठन है, उन सबको कैसे मजबूत किया जाए, उसमें मेरे हमेशा नजर रहती है कि किस तरह से मैं उनको चुपचाप मदद करूं कि वो संगठन भी मजबूत हो, सक्रिय हो और प्रभावी बने। एक बड़े पुराने वरिष्ठ प्रचारक हैं, उनके साथ में मेरी कुछ चर्चा एक बार हो रही थी, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी काम की बात कही। उन्होंने कहा कि संघ व्यक्ति निर्माण का काम करता है और यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्ति जाकर काम करता है, लेकिन 2 क्षेत्र ऐसे हैं समाज जीवन के जिनमें यदि संघ का स्वयंसेवक जाता है तो सबसे ज्यादा वो संघ के कार्यकर्ताओं के निशाने पर आता है। उन 2 क्षेत्रों में एक क्षेत्र उन्होंने कहा पत्रकारिता, दूसरा कहा राजनीति। तो चूंकि आप राजनीति में आ गए, ऐसी क्या कभी कोई स्थिति परिस्थिति बनी कि ऐसी स्थिति आ गई कि अपने वाले संगठन, जो मूल संगठन है संघ के कार्यकर्ताओं को अपना विषय रखना और इधर भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में काम करने की अपनी एक अलग मजबूरियां हैं, तो कोई उहापोह की स्थिति कभी ऐसी बनी आपके साथ भी?
विवेकानंद जी, इस विषय को नहीं छेड़ा तो अच्छा है। हम कुछ न कहें तो अच्छा है, लब चुप ही रहे तो अच्छा है। बहुत सारे अनुभव है इस बारे में। कोई अनुभव यदि आपको लगता है कि अच्छे दर्शकों तक बुरे जाना हर तरह के चाहिए, हैं। दर्शकों तक पर जाना इतना चाहिए। मैं संक्षेप में इतना जरूर कहना चाहूंगा जी। कि संघ का स्वयंसेवक हूं, हम्म। इस नाते मुझसे बहुत आदर्श व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। जी। स्वाभाविक है। और इसलिए उसमें छोटी सी भी गलती होती है तो नोट की जाती है और उसके लिए टोका भी जाता है और सजा भी मिलती है। जी। उसके समानांतर जी। जो दूसरा विधायक है या मंत्री है जो संघ का स्वयंसेवक नहीं है, वो कुछ भी कर दे, वहां सब छूट है। उसको कोई टोकने वाला नहीं होता है। जी। तो उस समय कई लोग कहते हैं कि साहब उनको तो कुछ नहीं कर रहा, आपको क्यों इतना कहा जा रहा है? लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्यों कहा जा रहा है। मुझे मन में पता होता है कि मुझे क्यों टोका जा रहा है और क्यों इतना मुझे टाइट किया जा रहा है। क्योंकि संघ चाहता है कि उसका स्वयंसेवक जहाँ गया है वहां फिर वो एकदम आदर्श बन के खड़ा रहे। जी। मैं कितना रह पाया मुझे पता नहीं, पर मैंने कोशिश की है और मेरे माध्यम से संघ की विचारधारा को नुकसान नहीं हो, विचारधारा पुष्ट हो, ये भी प्रयास मैंने किया होगा। पुष्ट कितना कर पाया मुझे पता नहीं, पर विचारधारा को नुकसान नहीं पहुंचे ऐसे काम नहीं करना, वो चिंता मैंने जरूर की है। और ये सारे आक्षेप और आलोचनाएं और सारे झेलते हुए की है। अच्छा करने के बाद भी कई बार शाबाशी नहीं मिलती जी। और उल्टा आलोचना मिल जाती है, ऐसे क्षण भी कई बार आए, पर ठीक है, वो सब चलता है। तो मैंने आपको वो अधूरी बात कही थी जो संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक वाली बात थी कि दो क्षेत्रों में जब कार्यकर्ता जाता है तो उसको सर्वाधिक सुनना पड़ता है, राजनीति और पत्रकारिता। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात और भी कही कि इन दोनों क्षेत्रों में जो हमारा कार्यकर्ता जाता है उसको संघ के एक दो कार्यकर्ता ऐसे जरूर रखने चाहिए जहां जाकर मन की पूरी बात हो जाए, जहां जाकर मन का पूरा गुबार आप निकाल सकें। यदि आप पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, यदि आपकी टांग खिंचाई हो रही है, तो कहीं जाकर आप कह सकें। आपके पास मैं ये पूछना चाहूंगा, ऐसे कौन कार्यकर्ता कोई रहे जिनके पास में मन की बात आपने जाकर कह दी कि मैंने तो अच्छा करने का प्रयास किया? संघ का अपना एक सिस्टम है जी। यदि कोई कार्यकर्ता गलती कर रहा है तो उसको टोकने का भी अलग सिस्टम है, उसको सुधारने का भी अलग सिस्टम है और उसको सुनवाई का अवसर देने का भी अलग सिस्टम है। वो सारा सिस्टम फॉलो होता है जी। उस पर ध्यान दिया जाता है। और ठीक कहा आपने कि ऐसी परिस्थिति में अपना पक्ष उचित स्थान तक ठीक पक्ष पहुंच जाए, सही जानकारी पहुंच जाए, उसके लिए कुछ लोग होना चाहिए। वो भी मेरे पास थे, अब भी हैं और ईश्वर की कृपा है कि थोड़े समय के लिए जरूर पहले मुझे कुछ झेलना पड़ा हो, लेकिन लंबे अंतराल पर ध्यान दें तो मैं हमेशा संघ के मापदंडों पे खरा उतरा हूँ, ये मुझे संतोष है। 100% उतरा के नहीं, लेकिन काफी हद तक खरा उतरा हूँ। एक बार छोटी सी आपकी राजनीतिक यात्रा पर भी बात करेंगे। 90 में आपने पहली बार चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, पहली बार में मंत्री बने। उससे लेकर अब तक कब कब चुनाव लड़े और क्या परिणाम रहा, दर्शकों तक एक बार जानकारी संक्षेप में ये भी हो जाए। 90 में पहला चुनाव था, फिर 93 में दूसरा चुनाव था, 2 लगातार जीता मैं जी। फिर 98 में मेरा टिकट नहीं हुआ, जिसको मिला उसको जिता के भेजा। 3 में फिर मुझे लड़ने को कहा गया जी, फिर जीत के आया मैं। 3 में जीते फिर आप। 8 में पहली बार हारा मैं जी। और उसके बाद 13 में मुझे वापस टिकट नहीं दिया गया, तो जिसको दिया वो जीत के गया। और 18 में फिर मुझे अवसर दिया, 23 में फिर अवसर दिया, दोनों बार लगातार जीता हूं मैं। तो केवल एक बार जो है एक बार 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ा हूं, जिसमें 5 जीता, 1 हारा हूं। लोकसभा चुनाव एक बार लड़ा हूं 1991 में सरदार बूटा सिंह के सामने, तो अच्छी, मैं मंत्री भी था, अच्छी स्थिति थी। लेकिन फिर वो राजीव गांधी की हत्या हो गई, तो उस माहौल में वो चुनाव में हार गया। तो 2 चुनाव हारा हूं मैं जी, 5 चुनाव आपने जीते हैं। कुछ आपके मित्र मंडली के लोगों से कुछ ये भी मेरे को सुनने को मिला कि 5 चुनाव आपने जीते, पहली बार में आप मंत्री रहे, इतना लंबा राजनीतिक जीवन होने के बावजूद भी जयपुर में रहने को बहुत समय तक खुद का मकान नहीं बन पाया। क्या इस बात में सच्चाई है? और यदि है तो फिर पहली बार जयपुर में मकान? पहली बार मैं जब मंत्री बनाया, मुझे आयुर्वेद मेरे पास स्वतंत्र विभाग था, लेकिन माननीय स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी के साथ राज्य मंत्री होने के नाते जलदाय विभाग, नगर निगम, जेडीए और ये हाउसिंग बोर्ड जी,
खेल कूद, ये सारे विभाग भी मेरे पास थे जी। और जेडीएम मेरे पास था, नगर निगम था, हाउसिंग बोर्ड था, तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन शायद मुझे करना आता नहीं था, शायद करना लक्ष्य भी नहीं था, तो मेरे पास कोई प्लॉट मकान जयपुर में नहीं था। अब ये 18 से 23 के कार्यकाल में जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीपी जोशी जी को, विधानसभा अध्यक्ष। उन्होंने फिर ये योजना बनाई, ये आइडिया मेरा ही था। ये जो आवास बने हैं, विधायक आवास जो बने हैं नए वाले, ये आइडिया मेरा था। उन्होंने उसको लागू किया तो फिर खाली करवाना है विधायकों से, तो फिर उन्होंने सारे विधायकों को एक एक फ्लैट आधी कीमत पे दिलाया। अच्छा। हाउसिंग बोर्ड का फ्लैट जी। उस समय फिर मुझे, और उसमें भी बैंक से हाथों हाथ लोन करवाया जी। आधी कीमत में भी खरीदने की मेरी औकात नहीं थी, तो बैंक से लोन करवाया और ईश्वर की कृपा है कि वो लोन भी उतर गया है और फ्लैट 2022 के आसपास पहला फ्लैट हुआ, मतलब 22 के आसपास, 22 23 18 19 20 में, शायद 20 में। तो दर्शकों के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि आपको ऐसे लोग ढूंढने से नहीं मिलेंगे कि 1990 में जो राजस्थान सरकार में मंत्री हो गए और अगले 30 वर्ष तक उनका जयपुर में रहने को खुद का मकान नहीं है। ऐसे विरले लोग ही होंगे और उनमें से एक जोगेश्वर जी हैं। ये जानकारी मुझे कुछ सूत्रों से, कुछ इनकी मित्र मंडली के लोगों से पता लगी, लेकिन वास्तव में अपने आप में आज की राजनीति में तो बड़ा ये विलक्षण है। इस बात को मैं इस तरीके से भी लेकर जाऊंगा, चूंकि आप तो संघ की विचारधारा के साथ पले बढ़े हैं, उस विचारधारा को आपने जिया है, इसलिए इस तरह की चीजें भी आपने सहजता से स्वीकार कर ली होंगी। लेकिन चूंकि परिवार हो गया, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका व्यवहार क्या इस बात को लेके ऐसा नहीं रहा कि आज परिवार ने तो लगभग स्वीकार कर लिया। मेरी माताजी, मेरी पत्नी वो संतोषी जीव रहे और मुझे कभी उन्होंने दबाव नहीं डाला कि पैसा कमाना चाहिए जी। मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी माताजी ने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया। आज भी ईश्वर की कृपा से वो सही एकदम स्वस्थ और अच्छी स्थिति में है। 91 साल की हो गई है, लेकिन अब भी मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से ठीक है। अब भी मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं वो, तो उन्होंने मुझे कभी भटकने नहीं दिया। लेकिन मेरे रिश्तेदारों की नज़र में और मेरे मित्रों की, संघ के अलावा जो मित्र हैं जी, उनके नज़र में मैं बेवकूफ बड़ी बात कह दी, क्योंकि ये अब आज का जो दौर है इसमें व्यक्ति यदि आपको आपके बैंक बैलेंस से आंकता है। जालौर में भी मेरा मकान मेरे एमएलए के दूसरे कार्यकाल में, मतलब एमएलए रहते हुए, मंत्री रहते हुए मुझे 7-8 साल हो गए। 7 साल बाद मेरा पहला प्लॉट हुआ जालौर में और उसके 9 साल होते होते लगभग मुझे जाके वो मकान बन के मिला, वो भी बैंक लोन से हुआ। तो खैर कोई अफसोस नहीं मुझे उसका। अच्छा, एक प्रश्न मैं ये करना चाहूंगा कि राजनीति की यदि हम बात करते हैं और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के भीतर दो तरह के राजनेता देखे जाते हैं। एक वे राजनेता जो संघ की पृष्ठभूमि से, विचारधारा से आए हैं, दूसरे वे राजनेता जो इस पृष्ठभूमि से उनका परिचय भाजपा में आने के बाद होता है। तो ये जो दो गुट दिखते हैं, इसमें चूंकि आप पर तो सीधा ठप्पा लगा हुआ था कि आप संघ के कार्यकर्ता हैं, प्रचारक रहे हैं, फिर राजनीति में, इसका लाभ हुआ आपको या नुकसान हुआ? नहीं, संघ का स्वयंसेवक होना एक भावनात्मक विषय है और संघ के विचारधारा पे चलते समय लाभ हानि का विचार नहीं किया जाता। मैं भी नहीं करता। करना है मतलब करना है, लाभ होगा, व्यक्तिगत लाभ हानि नहीं सोचा जाता। और लेकिन मैं स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत और स्वर्गीय सोहन सिंह जी को याद करता हूँ इस मौके पर जी। पहली बार विधायक बना था मैं, अमृतलाल जी परमार, मैंने बताया, बाली से पहली बार विधायक थे। हम दोनों ने जाके बात करी कि एक हम कार्यक्रम करते हैं कहीं पे मिलने का, जिसमें स्वयंसेवक विधायकों को बुलाते हैं जी। तो उन्होंने पूछा क्यों करना चाह रहे हो? तो अमृत जी बोले कि ताकि हमको पता लगे कि हमारे विधायकों में स्वयंसेवक कौन कौन है। तो दोनों ने हमको डांट दिया। अच्छा। बोले जानने की कोई आवश्यकता नहीं, ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं सारे स्वयंसेवक हैं। अलग से अपनी पहचान, स्वयंसेवक विधायक की पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में ये विभाजन, इस आधार पर विभाजन कभी नहीं होना चाहिए
कि ये तो स्वयंसेवक विधायक है और ये नॉन स्वयंसेवक विधायक है, ये विभाजन कभी नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से बाद में जाके वो विभाजन हुआ 2003 से 8 के दौरान ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां बनी जी। कि वो विभाजन हुआ और अच्छा नहीं हुआ, उसके कारण पार्टी को नुकसान हुआ। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है जोगेश्वर अब जी वापस ने वो माहौल बन कि गया है, अब कोई ऐसा विभाजन नहीं। पुराने जो प्रचारक थे वो भी ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में संघ के विधायक और भाजपा के विधायक, ये इस तरह का कोई डिवीजन, इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। मुझे याद आती है संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ये कहा करते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में अलग तरह का कोई संगठन है ऐसा नहीं दिखना चाहिए, समाज संगठित होना चाहिए। कहीं ना कहीं वही बहुत बारीक और महीन बात जो प्रचारकों ने, वरिष्ठ प्रचारकों ने जोगेश्वर जी के समक्ष भी वो विषय रखा। आपने बात कही 2003 से 2008 के बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, उस समय की कोई आपकी गजल या कोई शेर ऐसा कुछ, उसकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, पूरा तो मुझे याद नहीं, कहीं मैंने सुना या पढ़ा है, मैं तेरा हूं और मुझको अपना कहने से कतराए तू। मैं चाहूंगा एक बार वो शेर गजल का जो भी कुछ अंश है वो तो दर्शकों तक पहुंचे ही, और यदि आप सहज हों, यदि आपको दिक्कत नहीं हो तो क्या उसके पीछे भाव है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। और उस समय दैनिक भास्कर ने हेडलाइन, दिल्ली से स्टोरी बनी थी, फ्रंट पेज पे हेडलाइन कि भाजपा के एक विधायक ने वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला अपने तरीके से। उसमें मेरी गजल की पुस्तक आई थी जी। उसमें कुछ शेर ऐसे थे जिनको लोग उससे वो जोड़कर देख रहे थे, क्योंकि राजनीति में है आप तो जोड़ेंगे लोग। खूब चर्चा हुई उसकी जी। और वो न्यूज छपने के बाद में कई सारे चैनल, स्टार प्लस और उसमें जो जो थे उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मेरे इंटरव्यू किए, मेरे किताब को हाईलाइट किया, तो हुआ वो सारा। तो उसकी कौन सी ऐसी खास पंक्ति सारा थी? होने के बाद जी, मैं वो किताब लेके मैंने वसुंधरा जी के घर गया। अच्छा, पुस्तक का नाम क्या था? बात हमारी पगली सी। बात हमारी पगली सी। जी। तो वो ले जाके मैंने उनको भेंट की। बोले कैसे आया? उनका आपको पुस्तक भेंट करना है। बोले कौन सी? मैंने कहा वही जिसकी चर्चा हो रही है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मैंने उसमें आपके खिलाफ लिखा है। आदरणीय वसुंधरा जी को शेर और शायरी की अच्छी समझ है और इसलिए मैंने उनको कहा कि आप इसको तसल्ली से पढ़िए जी, और आपको लगे कि मैंने कहीं सीमा या मर्यादा का उल्लंघन किया है जरूर टोकना मुझे। तो मैंने बाद में पता किया उस किताब का क्या हुआ, तो मुझे उनके स्टाफ ने बताया कि उन्होंने अपने बेडरूम के बुक शेल्फ में रखा उसको। वहां रखा तो मतलब पढ़ा होगा। हाँ, पढ़ा ही होगा। और उसके बाद उन्होंने आज तक मुझे कभी टोका नहीं है। जी, इसका मतलब सब कुछ ठीक था। हालांकि थे उसमें कई सारे चुपते हुए सवाल भी थे उसमें। जी। तो कुछ अभी दर्शकों के लिए कुछ पंक्तियां वहां उस गजल की या उस पुस्तक की आपके माध्यम से आ जाए तो। वो 2008 का मेरा कार्यकाल जो है राजनीतिक रूप से एक संघर्ष का काल था। 2003 में आपको टिकट नहीं मिला था? 3 में मिला, जीता था मैं, 8 में विधायक था मैं। अच्छा, 8 तक विधायक रहे। ठीक तो है। 8 में मेरा संघर्ष शुरू हो गया था जी, जो 18 तक चला। 10 वर्ष तक लगातार न मैं विधायक था न मेरे पास पार्टी का कोई डंका पद था, फिर भी पार्टी का कार्यकर्ता था जी। और जब कभी भी पार्टी ने मुझे याद किया ये करके आना है, वो करके आना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, मैंने आज्ञा का बिना कोई बड़ी जिम्मेदारी के आप काम करते रहे, आज्ञा का पालन किया और एक बार भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पर मन में जो कवि मन जगा, उसकी जो पंक्तियां निकली वो उसमें से प्रकट हो कई बार हुआ है। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं अभी? फैला दूं मैं पाँव मुझे सिखलाए तू, फैला दूं मैं पाँव मुझे सिखलाए तू, फिर चादर भी छोटी करता जाए तू। अच्छा। तो नौका दे दी पाल दिए पतवारें दी, चट्टानी लहरों सा फिर टकराए तू। मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मुझको अपना कहने से कतराए तू। इसकी बहुत चर्चा हुई उस समय। ऐसे ही एक शेर और था जी, कि प्रश्न मेरी आंख से छलके अगर तो क्या करूं। प्रश्न अगर मेरी आंख से छलके हैं तो क्या करूं। प्रश्न मेरी आंख से छलके अगर तो क्या करूं, बोलता कुछ भी नहीं मैं रहनुमा के सामने। क्या बात है। और भी एक और खतरनाक शेर था जी, जिसको लेके आलोचना हो सकती थी कि अपनेपन से अपनी बातें कह दी अपने यारों में,
यारों ने वो सारी बातें छपवा दी अखबारों अखबारों में जी। और मुझे भरोसा हम्म। मिल लूंगा तो सब कुछ पा लूंगा, लेकिन हम्म। मुझे भरोसा मिल लूंगा तो सब कुछ पा लूंगा, लेकिन मेरा घुसना मुश्किल उनके भीड़ भरे दरबारों में। क्या बात है, ये तो निश्चित रूप से हाँ देखो। बहुत सारा संकेत इस इन पंक्तियों के माध्यम से समझ में आ ही रहा है। और ये एक बड़ी बात है कि यदि कोई व्यक्ति राजनीति में है और वो राजनीति का व्यक्ति यदि कविताएं लिखता है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो अपनी बात को कहने का एक ढंग, एक सलीका वो थोड़ा सा मैं ये बदल कहना जाता चाहूंगा कि है। ये सारा कहते हुए भी जी। यदि मैंने कहा वसुंधरा जी का शेर आपके लिए हम्म। क्यों है, क्यों मिलना कठिन था उस दौर वसुंधरा में? जी को मुख्यमंत्री बनने के 3-4 महीने के अंदर ही जी। मैंने व्यक्तिगत अकेले में सुझाव दिया था। हम्म। 2 चीज, एक तो अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाइए। हम्म। लोग आपके दीवाने हैं, हम्म। जादू है आपके और उपस्थिति बड़ा में। परिवर्तन भी हुआ, एक साथ हाँ। 120 सीटें उस दौर में आई थी। आपका हाथ जब कंधे पे होता है तो आदमी बिल्कुल जुनून सवार हो जाता है पार्टी के लिए काम करने का। ठीक बात है। अभी आप पे निर्भर है कि आपका हाथ कितने कंधों तक पहुंचे, तो अपना एक्सेस बढ़ाइए। बाद में तो ये आरोप लगे कि उनसे मिलना, विधायकों का मिलना भी कठिन हो रहा था। तभी मैंने कहा ना कि मेरा घुसना मुश्किल उनके भीड़ में दबाओ। जी। मैंने जो कुछ कहा उनको, उन्होंने कभी नहीं टाला। मेरे पहले लोगों ने कहा कि मैं वसुंधरा का विरोधी हूँ, या वसुंधरा जी मेरी विरोधी है, या वो मुझे काट रही है, मार रही है, जो भी है। उसके बाद भी मैं दावे से कह रहा हूँ, जब भी मैंने पार्टी हित में कुछ सुझाव दिया जी, उन्होंने तुरंत खुद या तो नोट किया या अपने पीए को तुरंत नोट करवाया और वो लागू हुआ। बहुत सारे फैसले ऐसे हुए जो मेरे कहने से हुए, बड़े बड़े फैसले। ये जो 24 घंटे सिंगल फेज लाइट गाँव में जानी चाहिए, वो मेरा सुझाव था। हर गांव में 8वीं तक का स्कूल होना चाहिए, मेरा सुझाव था। उन्होंने लागू किया उसको। लागू किया उन्होंने। ये आशा बहन वाला जो आया, हाँ, वो आशा मेरा से सुझाव जी। तो बहुत कुछ काम उन्होंने मेरे कहने से किए, मेरे सुझाव पर किए। उसके बाद भी ठीक है, हमारा समीकरण कभी बैठा कभी नहीं बैठा, गलतफहमियां भी पैदा हुई, गलतफहमियां दूर भी हुई, वो ठीक है। उसके बाद भी जी, लोगों को मैंने अच्छे लोगों को गालियां बोलते देखा है। अच्छा। भैरव सिंह जी शेखावत ने मंत्री नहीं बनाया, इसलिए कैलाश मेघवाल जी को मैंने खुलेआम भैरव सिंह को गालियां बोलते हुए सुना, देखा है। अच्छा, जबकि एक दौर में तो कैलाश मेघवाल भैरव सिंह जी के बहुत निकट थे। भैरव सिंह जी के ही आदमी थे। हाँ, बहुत निकट थे। और वो जो कुछ थे भैरव सिंह के कारण थे। उसके बाद भी भैरव सिंह जी को गालियां दी उन्होंने। हाँ, मैंने सुनी, अपनी आंखों से देखी गालियां बोलते हैं। क्यों ठाकर ऐसा ठाकर वैसा, उस भाषा में। अच्छा। मेरे को मंत्री बनाया चाहे नहीं बनाया, मुझे टिकट दिया चाहे नहीं दिया, पर मैंने कभी अपने किसी भी नेता के खिलाफ एक शब्द पब्लिकली नहीं बोला, और न मैं कभी मांगने गया जी। और मैं दावे से कहता हूं कि मैं मेरे जीवन में कभी असंतुष्टों की लाइन में खड़ा नजर नहीं आऊंगा। मैं सदैव संतुष्ट हूं, और पार्टी जो मिला, जितना मिला अच्छा मिला। पार्टी जो दे उसमें खुश हूं, दे तो खुश, नहीं दे तो खुश, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। न मैं कभी टिकट मांगने जाता हूँ, न मैं कभी पद मांगने जाता हूँ। अभी चर्चाएं चल रही है कि पुनर्गठन हो रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे दिल्ली जाओ, ये करो वो करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, नहीं जाता। संगठन तय करेगा जो भी जिम्मेदारी। संघ को पता है मैं क्या हूँ, भारतीय जनता पार्टी को पता है मैं क्या हूँ, और मेरे नेतृत्व को जालोर जिले के अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी तक और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक को पता है मैं क्या हूँ और मेरा क्या उपयोग है। जहां मेरा उपयोग लगेगा वो अपने आप करेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। ये मानसिकता लेकर इतने साल तक, 36 साल हो गए मुझे इस मानसिकता से पार्टी में काम किया है, इसलिए मैं कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आया, कभी असंतुष्ट नहीं हुआ और कभी बगावत नहीं की। ये एक बड़ी बात है कि जो सामान्यतः लोग कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यदि इस प्रकार का संतुष्टि का भाव रहता है और कर्म आप करते जाते हैं तो फिर संगठन और नियति अपने आप तय करती है कि आखिर आपकी भूमिका क्या होने वाली है। और मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं जो मन में साहित्य के प्रति जो भाव है, कविताओं के प्रति जो भाव है, उसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े राजनेता हुए, देश के प्रधानमंत्री रहे, कविताएं लिखते थे, और भी जो राजनेता इस साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए उनमें कुछ विशेषता तो आपको निश्चित रूप से नजर आएगी ही। मैं चाहूंगा कि ये भी जानकारी साथ ही साथ आ जाए कि साहित्य के साथ में कैसे, कब से क्या जुड़ाव आपका हुआ, क्योंकि राजनीति एक विषय है, संघ एक विषय है, इसके बीच में
ये जो प्रस्फुटन है कविताओं मैं का, फिर मेरे पिताजी को, स्वर्गीय पिताजी को याद करूंगा। घर में साहित्य का माहौल था, जी। भले वो धार्मिक साहित्य था लेकिन था। हम्म। हिंदी के, राजस्थानी के, गुजराती के, जी। तीनों भाषाओं की पुस्तकें हमारे घर में रहती थी। हम्म। और इसलिए गुजराती भी मेरे को बचपन में आ गई, अच्छा। पढ़ना भी और बोलना भी। हम्म। तो वो कविताओं के प्रति, साहित्य में अधिकांश साधु संतों का साहित्य अधिकांश कविता में ही है। दोहे, सवैया, छप्पे, छंद, सोरठा, इन सब की समझ मुझे तब से ही थी। अच्छा। तो पढ़ता रहता था। कभी कभी छोटी मोटी तुकबंदी भी कर लेता था जी। एक आध दोहा कह दिया, एक आध सोरठा कह दिया। मतलब समझ लीजिए कि पहला दोहा शायद मैंने कहा होगा जब मैं 9वीं 10वीं में 11वीं में पढ़ रहा हूँगा, तब शायद पहला दोहा निकल गया अच्छा, होगा। 15-16 साल की हाँ, आयु रही होगी, मतलब समझ आ गई थी कविता की। लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं रहा जी। फिर बाद में धीरे धीरे जब भी मौका मिलता, कहीं कवि सम्मेलन हो रहा है या कहीं साहित्य के सम्मेलन कोई बैठक कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं तो कवि सम्मेलनों के मंचों पर भी आपका जाना आना रहा? याद आता है पहली बार? मंचों के प्रति आकर्षण मेरा कभी नहीं रहा। न मैंने कभी प्रयास किया कि मंचीय कवि बनूं जी। मंच की अपनी एक अलग तरह की व्यवस्था है, अलग राजनीति है और अलग प्रक्रिया है वहाँ की, उसमें बहुत समय देना पड़ता है जी। और इतना समय मेरे पास फिर भी कुछ मंचों पर जाना तो हुआ है। पहली बार कब गए होंगे, याद है? अतिथि के रूप में। अच्छा। उस रूप में जाना हुआ जी। और मंच पे कविता पाठ करने के लिए जाना कभी कभार कोई किसी ने आग्रह कर दिया तो, वरना नहीं। इवन जैसे जालोर महोत्सव होता है जी, उसमें हर साल हम कवि सम्मेलन करवाते हैं और लगभग हम ही तय कर रहे होते हैं कौन कौन आएगा। लेकिन आज तक जालोर महोत्सव के कवि सम्मेलन कार्यक्रम में मैंने कविता पाठ नहीं किया। आपने नहीं किया? मुझे कहते हैं तो ही मना कर, नहीं आप लोगों को सुनूंगा मैं, आपको सुनेंगे हम। तो वो है, बहुत ज्यादा मंचों का शौक मुझे नहीं रहा। स्वांत है सुखाय जिसे कहते हैं जी जी। और आपने ये गजल मुझे विशेष प्रिय है जी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, गजल मतलब उर्दू। हाँ। तो 1900 कहना चाहिए कि 69 पहला मेरा परिचय गजलों से हो गया होगा। और उस जमाने में आर्थिक रूप से मैं सक्षम नहीं था जी। परिवार मेरा कमजोर था। उसके बाद भी उस जमाने में हिंद पॉकेट बुक्स का जो सीरियल निकला, प्रकाश पंडित ने जो उर्दू के गजलों की किताबों को हिंदी लिपि में, देवनागरी लिपि में कठिन शब्दों के अर्थ के साथ जो निकाले जी। उसमें दीवाने गालिब भी आया, उसमें बादशाह जफर के भी आया, फैज अहमद फैज भी आया। वो सारी किताबें 10-12 किताबें मैंने बुक पोस्ट से मंगवाई पैसा देकर। अच्छा। तो गजलों में मेरी इतनी रुचि खूब रही है आपकी। तो वहाँ उनको पढ़ते गजल कहने का शरूर थोड़ा बहुत आया जी, तरीका आया, शेर कहने का तरीका आया। और वहां से शुरू करते काफी कुछ सीखने को मिला। अब आपसे एक प्रश्न ये भी मैं लूंगा, जिस तरीके से आपने कहा कि मंचों का बहुत अधिक आकर्षण आपको नहीं रहा, लिखते रहे, गजल भी लिखी और लिखने का जो वो तो बहुत पहले से ही दौर प्रारंभ हो चुका था आपका, लेकिन मंचीय कवियों का संगठन है राष्ट्रीय कवि संगम और उससे आप जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से। मैं चाहूंगा थोड़ी सी जानकारी राष्ट्रीय कवि संगम के साथ में आपके जुड़ाव की, और चूंकि आप स्वयं अपने आप को मंचीय कवि उस धारा से अलग मानते हैं, फिर उस संगठन के साथ में कैसे क्या तालमेल और जुड़ाव रहा? मैं जहां भी मुझे मौका मिलता, नौकरी के दौरान भी, जब भी कभी साहित्यिक कुछ भी कार्यक्रम गतिविधि हो रही है तो मैं उसमें जुड़ता था। LIC में नौकरी करता था जालोर में 81, 82, 83। तब राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की तरफ से कार्यक्रम हुआ था जी, उसमें मैं गया था, जालोर में हुआ था। तो पहली बार शायद उससे जुड़ा। फिर उनके और भी जहाँ जहाँ कार्यक्रम सुरई में हुए या पाली में हुए या जोधपुर हुए, उनमें सब में मैं जाता रहा हूँ और उनके संपर्क में रहा मैं। फिर बाद में जब मैं मंत्री बन गया, MLA बन गया, मंत्री बन गया जी, तो उन लोगों ने मुझसे किनारा कर लिया। अच्छा। क्योंकि उसमें सारे कॉमरेड थे। अच्छा, विचारधारा वाला विषय, ज्यादातर कॉमरेड थे। हाँ। जब तक मैं एक्सपोज नहीं हुआ था
तब तक तो मैं उनको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, तो उन्होंने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। खैर वो एक अलग कहानी है, लेकिन कविता से मेरा जुड़ाव हमेशा रहा जी। और गजल की जब मैं बात करता हूँ, गजल पढ़ना, गजल लिखना या गजल सुनना जी। सुगम संगीत के रूप में गजल सुनना मुझे बहुत पसंद है। ये तीनों चीजें मेरे लिए एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। फ्रस्ट्रेशन मुझ में नहीं आता, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो नहीं आने के पीछे लेकिन ये फिर भी आता है, कई बार आता है जी। कई बार परिस्थितियां कुंठित करती है, चाहे पारिवारिक कारणों से हो, सामाजिक कारणों से हो, राजनीतिक कारणों से हो, आर्थिक कारणों से हो, कई बार तनाव होता है। उसमें यदि कोई अच्छी गजल सुनने को मिल जाए, रिलैक्स जी। अच्छी गजल पढ़ने को मिल जाए, रिलैक्स। अच्छी शेर निकल जाए मेरे मुंह से, रिलैक्स। मैंने रोडवेज की बसों में बैठे बैठे, जब मैं विधायक था, कागज पेन जेब में रखता था, रात में मैं सफर करता था, ऐसे ही कोई शेर दिमाग में आया, तुरंत ड्राइवर को कहता है लाइट जला, और मैं वो शेर नोट करता जी। तो ऐसे वो एक तरह से सेफ्टी वॉल, मेरे तनाव को बाहर निकालने का एक रास्ता था गजल और शेर। निश्चित रूप से जो गजल हैं, शेर हैं, कविताएं हैं, ये भी आपको आनंदित तो करती हैं, लेकिन जब आप कुछ समस्याओं में होते हैं तो उसका निराकरण, या कहिए कि जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रेस को कम करने का काम जो है, वो भी कविताएं, गजल, शेर कर दिया करते हैं। मुझे याद आ गया आपका एक शेर जो सुना था, अपने आप पर भी लोग किस प्रकार से बहुत आसानी से बात कह देते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कई बार समय पालन करना कठिन होता है, तो मैंने कहीं सुना कि नेता की जो है तुलना वो सूरज के साथ कैसे कर दी कि आने में देरी जाने में जल्दी खूब मचाता है, और नेता वाले नखरे सूरज सर्दी में दिखलाता है। तो इस प्रकार की यदि जब आपने चीजें लिखी तो कई बार आपके जो एक साथी और शेर में यहाँ कोट करना चाहूंगा जी। हम राजनीति में जब होते हैं तो हमको चढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं, बहुत हमारी औकात से 10 गुना ज्यादा ऐसा बताने वाले मिलते हैं। मैं उनको तुरंत शेर सुनाता हूँ जी। कि माना कुछ लोगों ने मुझको बहुत चढ़ा कर रखा है, मैं अपनी औकात न समझूं, ये कैसे हो सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो धरती पे बने रहना जी। सत्ता में आने के बाद, मंत्री पद मिलने के बाद लोग हमको हवा में उड़ाने के लिए आते हैं जी, पर हमारे पांव धरती पर टिके हैं कि नहीं, ये चिंता हमको ये खुद को चिंता करनी पड़े। और ये संघ का गीत भी मुझे मैं बहुत अच्छे से याद रखता हूँ, मैं अक्सर गाया करता हूँ कि तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। तो वो गुरु मंत्र हमेशा दिमाग में गूंजता है कि जो कुछ मैं हूँ संगठन के कारण हूँ, संघ के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण हूँ, जनता जनार्दन के कारण हूँ, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। मेरे लखनऊ से तो मैं सरपंच भी नहीं बन सकता, मैं राजनीतिक जीव नहीं हूँ, राजनीतिक हथकंडे मुझे आज भी नहीं आते, लेकिन कैसे बन रहा हूँ, 5-5 बार विधायक बन गया, या तो संघ जानता है, या बीजेपी जानती है, या जनता जानती है। बिना पैसे के, मैं कोट करना चाह रहा हूँ, याद रखना चाहिए सबको, बिना पैसे की राजनीति जी मैंने की है। जैसा हमने अभी चर्चा भी की कि कितने वर्षों के बाद, तो मदन दिलावर को बारे में मैं कह सकता हूँ जी, या मेरे बारे में कह सकता हूँ, और भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिना पैसे के भी राजनीति कर ली और सफलतापूर्वक कर ली जी, किसी हद तक सफल हो गए। आज के जमाने में वो संभव नहीं है। नई पीढ़ी अब बिना पैसे के राजनीति नहीं कर पाएगी। निश्चित रूप से आपने मदन जी दिलावर की बात की, शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, हमने उनका भी इंटरव्यू किया था इस सीरीज के तहत। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आई थी, जैसी बातें आपकी आई आर्थिक रूप से, जो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मंत्री विधायक बनने के 3 दशक बाद तक जयपुर में अपना मकान नहीं होना बड़ी बात है। और इसी तरह के उदाहरण मदन जी दिलावर के जीवन से के संदर्भ में भी हमने देखे सुने हैं। के बारे में मजेदार बात कर रहा हूं मैं, एक लाइन में कहना चाहूंगा जी। राजनीति में हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं, प्रतिस्पर्धी हैं जी, और अक्सर ये होता है कि दोनों में से किसी एक को लेना है। हाँ। 90 से लेकर लगातार ही चल रहा है, 90 में वो भी पहली बार है, 90 में मैं भी पहली बार है। उसके बाद भी हम बहुत अच्छे मित्र हैं, और हम में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, और एक दूसरे के प्रति कोई वैमनस्य नहीं है। वो मेरी तारीफ करते हुए मिलेंगे, मैं उनकी तारीफ करते हुए मिलूंगा। है हम प्रतिद्वंदी, उसके बाद भी हम मित्र हैं,
और बहुत अच्छे से मित्र हैं। ये चीज भी राजनीति में समझने की है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हम इसको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहा जा सकता है, निश्चित रूप से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहा जा सकता है। और दोनों का एक प्रकार से स्नेह प्रेम भी है, वो एक खैर एक व्यक्तिगत विषय है। ये चर्चा तो कई घंटों तक हो सकती है। आखिरी 2 प्रश्न मैं आपसे और लूंगा। एक तो सीधा सीधा प्रश्न ये कि आपको चूंकि 3 मुख्यमंत्रियों के साथ में, तो सीधे सीधे आपकी ही पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों के साथ में काम करने का आपको अनुभव रहा। भैरव सिंह जी शेखावत के साथ में भी आप रहे, वसुंधरा जी के समय भी आप रहे, और अब जो भजन लाल जी शर्मा हैं उनके समय भी आप मुख्य सचेतक हैं। तीनों की क्या खास बात आपको ऐसी लगती है कि जो उनको अलग अपने आप में एक विशिष्ट बनाती है, या आपका इनके साथ में कोई विशेष कोई और अनुभव, ऐसा कोई संस्मरण जो दर्शकों तक जाना चाहिए? व्यक्तियों की तुलना करने का कोई मतलब नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा होता है। भैरव सिंह जी थे, वसुंधरा जी थी, भजन लाल जी हैं। लेकिन मैंने जो राजनीति सीखी वो भैरव सिंह जी सीखी। भैरव सिंह जी को मैंने बहुत बारीकी से नोट किया, करीब 20 साल तक, और बहुत एक एक चीज उनकी मैं देखता था, समझता था। कहाँ उन्होंने ठीक किया उसको भी समझता था, कहाँ उनसे गलती हुई वो भी समझता था। और वो उन्होंने, हमको लगता है गलती की है, लेकिन उसमें भी हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा। उस बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करता था कि ये लोगों को लग रहा है गलती की, लेकिन उन्होंने ये क्यों किया उसको भी समझने की कोशिश करता था। और मेरे राजनीतिक जीवन को दिशा, जैसे स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी और नरमोहन जी का नाम मैं लेता हूँ, उसमें भैरव सिंह जी के भी एक वाक्य को मैं बार बार उल्लेख करता हूँ। पहले चुनाव में मेरे लिए जो भाषण देने जालोर आए थे, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, इस बार हमने जालोर के विधानसभा क्षेत्र से एक नए लड़के को उतारा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लड़का जालोर की राजनीति को एक नई दिशा देगा। मैंने अपना लक्ष्य उस दिन तय कर दिया, उस पंक्ति से लक्ष्य तय कर लिया। पंक्ति से लक्ष्य तय किया। जैसे बाकी सारे राजनेता राजनीति करते हैं वैसी मुझे नहीं करनी है। मेरा नेता मुझसे चाहता है कि मैं अलग तरह की राजनीति करूं। कितना कर पाया मुझे पता नहीं, पर मुझे संतोष है कि मैंने बहुत कुछ अलग हटके किया है। बिना पैसे के, हमारा दारू बहुत चलता है, नहीं चलाया मैंने कभी नहीं। अफीम बहुत चलता है, कभी नहीं। पैसा बांटना कभी नहीं। झूठ का साथ देना कभी नहीं। किसी माफिया के साथ देना कभी नहीं। गुंडों की गैंग रखना कभी नहीं। बूथ कैप्चर करना कभी नहीं। उसके बाद भी राजनीति में कदम जमाने में कामयाब हो गया। कुछ ईश्वर की कृपा है और कुछ मेरे संगठनों की कृपा है, कुछ जनता जनार्दन की दया है। लेकिन मैंने एक अलग तरह की राजनीति करने का प्रयास किया। वो मेरे जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत का है। दूसरा, वसुंधरा जी के बारे में कहूँ तो एक प्रशासक के रूप में बहुत अच्छी है, अच्छे प्रशासक हैं वो, और एक आक्रामक नेतृत्व है उनका जी। जो ठान लेती है वो ठान लेती है, और नई विचार, नई योजनाएं, नई सोच और महत्वाकांक्षी सोच उनका स्वभाव है। उसका लाभ राजस्थान को मिला। और ठीक है, कार्यशैली में कुछ छोटी मोटी कमियां रही होगी। कमियों की चर्चा करना शायद मैं अपनी औकात के बाहर की बात मानता हूँ, पर उनमें ये अच्छी बातें मैंने जो देखी। ऐसे भजन लाल जी में भी कोई विशेष बात? भजन लाल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात को 2-2 बजे तक जागकर मेहनत कर रहे हैं। आसान काम नहीं है, कर रहे हैं। और अनुभव नहीं होने के बाद भी इतने कम समय में उन्होंने राजनीति और प्रशासन की बारीकियों को समझने का प्रयास किया है और अच्छा कर लिया है। खासकर विकास कार्यों के बारे में जो उन्होंने अपनी समझ बनाई है वो बिल्कुल एक उदाहरण देने लायक है, तारीफ करने लायक है। मैं मन से उनको प्रशंसा करता हूँ। और अभी तक उन्होंने अपना कार्यकर्ता भाव को बनाए रखा है जी। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आम कार्यकर्ता से आज भी जब वो मिलते हैं तो इतना सहज मिलते हैं, कार्यकर्ता को लगता नहीं कि मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बन के वो उस आभा मंडल को बढ़ा देना और हवा में उड़ने लगा, वो अभी तक नहीं किया है। कार्यकर्ता भाव उनका बरकरार है। ईश्वर करे उनका ये कार्यकर्ता भाव आजीवन बरकरार रहे, और उनके लिए मेरी शुभकामना, वो और अधिक प्रगति करे। और वसुंधरा जी तो बड़ा नाम है, बड़ा नेतृत्व है, और एक खानदानी नेता है। भारतीय जनसंघ को जमाने में
जो बलिदान उनकी माता श्री ने किया, विजया राजे जी ने, स्वर्गीय विजया राजे जी राजमाता ने जो बलिदान किया, जी। अपने घर की संपत्ति बेचकर जनसंघ को दान किया, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो उसके वो उनके खून में है जनसंघ, जी। तो उनका अपना अपना प्रभाव मंडल है, उनकी अपनी उपयोगिता है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका बखूबी उपयोग किया है उनकी क्षमताओं का, आगे भी होगा, मुझे विश्वास है। आखिर में बस आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, और खास तौर पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में नई पीढ़ी आ रही है, शताब्दी वर्ष में ऐसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, नए स्वयंसेवकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 1968 से स्वयंसेवक हूँ, और परम पूज्य गुरु जी को सशरीर देखना सुनना सौभाग्य मिला, और उसके बाद के सारे परम पूज्य सरसंघ चालकों के साथ मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला है। संघ के स्वयंसेवकों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और वो सारे लोग कहते आए हैं, संघ प्रतिकूलता में ज्यादा मजबूत होता है, अनुकूलता में अलग तरह की समस्याएं पैदा होती है। उस अनुकूलता के कारण पैदा होने वाली समस्याओं से कैसे बचना, संगठन में विकार नहीं आए, कार्यकर्ताओं में विकार नहीं आए, कार्यकर्ता भ्रमित नहीं हो, कार्यकर्ता अपने मूल उद्देश्य से भटके नहीं, और किसी लोभ लालच में नहीं पड़ जाए, ये जागरूकता, सतत जागरूकता रखनी होती है। हर कार्यकर्ता पे किसी किसी की नजर हमेशा रहती है, वो बनाए रखनी चाहिए, बनाए रखे रहे होंगे। और उसके साथ साथ चूंकि अब सत्ता तक जाने का रास्ता संघ के माध्यम से बनने लगा है, तो उस रास्ते का दुरुपयोग कोई नहीं कर पाए, उसकी चिंता आपको करनी चाहिए। आएंगे लोग, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आएंगे, और हमारे माध्यम से अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, तो किसको अंदर घुसने देना है, किसको नहीं घुसने देना है, वो फिल्टर हमको लगाना चाहिए। कौन वास्तव में योग्य है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, विचारधारा के लिए उपयोगी है, उसको आगे बढ़ाना, और कौन व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमारे माध्यम का प्रयोग कर रहा है, ये चिंता जरूर की जानी चाहिए। ये फिल्टर हमको जरूर लगाना चाहिए। और दूसरा फिल्टर एक और लगाना चाहिए जी। हमारा अपना कार्यकर्ता, पुराना हो चाहे नया हो, संघ का अच्छा कार्यकर्ता है, संघ के अन्य किसी विचार परिवार के संगठन का अच्छा कार्यकर्ता है, और वो जब राजनीति में जाता है, राजनीति में उसके दूषित होने के, उसके बिगड़ने के पूरे अवसर रहते हैं। तो उस पे वो राजनीति में की जो स्वाभाविक बीमारियां हैं, वो उसको नहीं लग जाए, उसके लिए उस कार्यकर्ता का वैक्सीनेशन वो बराबर होता करके भेजना चाहिए, और समय समय पर होते रहना चाहिए, ताकि हमारा कार्यकर्ता श्रेष्ठ कार्यकर्ता बना रहे, और उस वातावरण में, दूषित वातावरण में भ्रमित नहीं हो जाए, भटक नहीं जाए। वो चिंता भी संघ को और अन्य संगठनों को करनी चाहिए। कर रहे हैं, वरिष्ठ लोग कर ही रहे होंगे, कर भी रहे हैं, करना भी चाहिए। पर मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात कहूँ, लेकिन एक स्वयंसेवक के नाते मैं महसूस करता हूँ, इन दो चीजों का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। संघ को भी अभी बहुत काम करना बाकी है। 100 वर्ष हो गए हैं, बहुत कुछ कर लिया है हमने, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बड़ी बड़ी चुनौतियां देश के सामने खड़ी है, उन चुनौतियों का सामना करना है, और उन सब चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए इस देश को पुनः विश्व गुरु जैसे उस उच्चतम स्थान तक पहुंचाना है, दुनिया का नेतृत्व करने योग्य बनाना है। तो उसके लिए अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो ये सावधानियां यदि रहेगी तो हम ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। और जब भी वरिष्ठ संघ के अधिकारियों को सुनते हैं, माननीय अरुण कुमार जी हैं या कोसवाले जी हैं, परम पूज्य सरसिंह चालक जी हैं, ऐसे लोगों, भैया जी जोशी है, ऐसे लोगों को जब सुनते हैं तो एक आशा जगती है और विश्वास पैदा होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम इस देश को जो देना चाहिए वो देकर रहेंगे, और इस देश को जहाँ पहुंचाना चाहिए वहाँ पहुंचा कर रहेंगे। ये आत्मविश्वास और जगता है, और भविष्य के प्रति आश्वस्त करता है। जोगेश्वर जी चूंकि वरिष्ठ कवि भी हैं, इसलिए संकेत में इन्होंने जो बात कही है वो बहुत मार्के की और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कार्यकर्ताओं के लिए जो संदेश इन्होंने दिया है, अपने आप को संघ के विचार के अनुकूल बनाए रखते हुए, बहुत सारे झंझावात, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, उनसे कैसे बच के रहना है ये संकेत किया। लेकिन ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो संभालने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी संकेत में इन्होंने कह दिया है कि राजनीति की रपटीली राहों पर
फिसलने के अवसर बहुत होते हैं। ऐसे में उचित देखभाल, उचित सार संभाल वैक्सीनेशन के माध्यम से, जो इन्होंने कहा नाम दिया वैक्सीनेशन का, तो संकेत के माध्यम से बड़ी बात कह दी। और साथ ही ये भी विश्वास इन्होंने जता दिया है कि देश पुनः विश्व गुरु भी बनेगा और पूरे विश्व का नेतृत्व हम देख भी रहे हैं कि भारत करने लगा है। संकेत बहुत अच्छे आ रहे हैं और संघ के पुराने कई वरिष्ठ प्रचारकों ने और बहुत से महापुरुषों ने भी कहा कि ये जो समय था, संक्रमण का जो समय था, मुझे याद आता है संघ के सरसंघ चालक रहे पूजनीय सुदर्शन जी ने एक बार कहा था कि 2011 के बाद का जो काल है वो बड़ा संक्रमण काल होगा और 2-3 वर्ष बाद में स्थितियां बदलेंगी। आप उस बात को 2014 में जो केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ उसके साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति, राम मंदिर, तमाम विषयों को आप यदि जोड़कर देखेंगे तो लगेगा कि संघ से जुड़े हुए महामनीषी किस तरह से दूरदृष्टा भी होते हैं। बहरहाल बहुत लंबी चर्चा जोगेश्वर जी के साथ हमारी हुई, संघ के विषय को लेकर, राजनीति को लेकर, साहित्य को लेकर, इन सब विषयों पर आपका क्या कहना है, क्या कहना है इस एपिसोड पर, क्या कहना है इस चर्चा पर, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। जोगेश्वर जी, आपने बहुत समय दिया और बहुत तसल्ली से, बहुत सहजता से आपने नई नई जानकारियां भी हमारे दर्शकों के समक्ष रखी। आपका तो जितना धन्यवाद दें हम उतना कम है। मैं समझता हूं मैंने आपका कुछ ज्यादा ही समय ले लिया। तो दर्शकों से पुनः वही आग्रह है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए व्यक्तित्व के साथ, एक और संघ के ऐसे सारथी के साथ जिनकी यात्रा कम से कम 5 दशक की है संघ विचार के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।